पिछली क्लास में हमने अक्षीय स्थिति में बद्ध क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। वहां पे आया था E बराबर 1/4πε0 बद्ध द्विध्रुव पढ़ा था, बद्ध द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। तो इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे बद्ध द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बद्ध क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे हमें लिखना है बद्ध द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में आज हमें पढ़ना है बद्ध द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बद्ध क्षेत्र की तीव्रता। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बद्ध द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बद्ध क्षेत्र की तीव्रता, बद्ध द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, बद्ध द्विध्रुव पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बद्ध द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बद्ध क्षेत्र की तीव्रता। यही चीज लिखना है हमें, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है हमें? वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। ठीक है, तो जब भी हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, पहले तो हमें पता हो निरक्षीय स्थिति क्या है। जैसे कि हमने बताया था कि अक्षीय स्थिति क्या है, ये वाली जो रेखा है, ऐसे यहाँ पे एक -q है, ये +q, अगर इसके सीधे में ऐसे निकालें, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, तो ये अक्षीय स्थिति। और ये इसके अगर लंबवत जाए, ऐसी रेखा चाहिए ऊपर हो चाहे ये वाला बिंदु नीचे हो, तो ये बोला जाएगा निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो जब भी हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें बनाना है वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है हमें? वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। और वैद्युत द्विध्रुव में हमें मालूम है कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश होते हैं, एक होता है -q आवेश और एक कौन सा होता है? +q आवेश। तो ये हमने कोई वैद्युत द्विध्रुव मान लिया है। इस वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ पे हमने मान लिया ये -q आवेश है, यहाँ पे ये कौन सा आवेश है? यहाँ पे ये वाला जो -q आवेश है, और यहाँ पे इसका जो है +q आवेश है। ठीक है, ये -q आवेश हो गया, ये +q आवेश हो गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु हो गया, और मध्य बिंदु को हम प्रदर्शित करते हैं O से। इधर वाली दूरी हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की L होती है, तो इधर वाली भी दूरी कितनी होती है? L होती है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो टोटल दूरी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 2L। अब इसके मध्य बिंदु से हमें वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु। निरक्षीय स्थिति किधर होगा इसका? निरक्षीय स्थिति होगी इसके ऊपर। इसकी जो निरक्षीय स्थिति होगी, वो निरक्षीय स्थिति किधर होगी? इसकी निरक्षीय स्थिति होगी ऊपर की ओर। निरक्षीय स्थिति जो होगी वो किधर होगी? इसकी निरक्षीय स्थिति होगी ऐसे ऊपर की ओर। तो ये हमने मान लिया निरक्षीय स्थिति है, और इस निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है। इस निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे हमने कोई बिंदु मान लिया, इस बिंदु का नाम दे दिया हमने P है। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने माना है जो बिंदु है इस निरक्षीय स्थिति में, उसकी जो दूरी है द्विध्रुव से, उसकी जो दूरी हमने मानी है वो दूरी हमने मान ली है L। वो दूरी कितनी मानी है? L मानी है। तो जब भी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो -q आवेश के कारण भी आएगी और +q आवेश के कारण भी आएगी। तो इस -q से बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हमें P से लेकर के यहाँ से -q के बीच की दूरी पता हो, तो P से लेकर के -q के बीच की दूरी ये है। +q आवेश के कारण अगर हम निकालेंगे तो +q आवेश से बिंदु P तक के बीच की दूरी पता हो। +q आवेश से हमें किसके बीच की दूरी पता हो? +q आवेश से बिंदु P तक के बीच की दूरी हमें पता हो। ठीक है, अब ये दूरी हम निकालेंगे कैसे? -q से बिंदु P तक के बीच की दूरी ये हो जाएगी, यहाँ से लेकर ये वाली दूरी ये हो जाएगी। तो ये वाली दूरी हम कैसे निकालेंगे? देखो यार, हमने मान लिया यहाँ पे ये कोण है थीटा। ये कोण हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो ये हमें थीटा कोण मान लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। और यहाँ पे ये कोण हमें मालूम है ये कितने अंश होगा? 90 अंश के सामने वाली मतलब जो भी भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी। तो ये हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। ऐसे यहाँ पे ये थीटा मान लिया हमने, ऐसे इस वाले में हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो यहाँ पे इस कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या होता है? √ लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से
ये वाला मान निकालेंगे तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, कर्ण का कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये वाला भी मान निकालेंगे तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमने माना है कि बिंदु जो भी पी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो माइनस क्यू के कारण E1 होगा और प्लस क्यू के कारण मान लेंगे E2 होगा। यानी कि ये जो मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा बिंदु पी पर माइनस क्यू वो हमने मान लिया E1 है, और प्लस क्यू आवेश जो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो हमने मान लिया E2 है। तो क्या मान लिया, E1, और ये वाला क्या मान लिया हमने, E2। अब हमें मालूम है कि जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है, इसकी दिशा निकालेंगे हम, तो इसकी जो दिशा होती है वो माइनस आवेश की ओर होती है और प्लस आवेश से दूर होती है। तो बिंदु पी पर जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें जो E1 आएगा उस E1 की दिशा जो है वो किधर होगी, E1 की दिशा होगी माइनस आवेश की ओर। E1 की दिशा किधर होगी, माइनस आवेश की ओर। और E2 की जो दिशा निकल के आएगी उसकी दिशा होगी प्लस क्यू आवेश से दूर, तो इसकी दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर। इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वो दिशा किधर होती है, प्लस से दूर। तो इसकी दिशा हो जाएगी प्लस आवेश से दूर, तो प्लस आवेश से दूर जब इसकी दिशा निकालेंगे तो ये इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर। ठीक है, तो जो E1 की दिशा होगी वो ऊपर की ओर हो जाएगी, यानी जो E1 की दिशा होगी वो E2 की जो दिशा होगी वो हो जाएगी ऊपर की ओर, और E1 की जो दिशा होगी वो हो जाएगी इधर नीचे की ओर। हमने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर किसी बिंदु पर निकालेंगे, अगर दो बिंदुओं के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो अगर एक ही दिशा में होते हैं तो जुड़ते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं तो घटते हैं। अगर E1 की दिशा इधर होती है और E2 की दिशा भी इधर होती है तो ये जुड़ते हैं, अब ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और अगर ऐसा यहाँ पे E1 इधर है और E2 इधर है तो ये घटेंगे, किसमें से कौन सा घटेगा, अधिक में से कम वाला मान घट जाएगा। तो हमारे पास जो E1 और E2 आए हैं ये ना तो जुड़ने की स्थिति में है ना घटने की स्थिति में। ये ना तो E1 और E2 जुड़ने की स्थिति में है, ना ही ये किसकी स्थिति में, घटने की स्थिति में है। जब ये ऐसी स्थिति आती है तो इस स्थिति में हम जो भी चीजें होती हैं उनको हम घटकों में वियोजित कर लेते हैं। इन चीजों को हम किसमें वियोजित करेंगे, घटकों में। E1 को हम घटकों में वियोजित करेंगे और हम E2 को किसमें वियोजित करेंगे, घटकों में वियोजित करेंगे। अब कोई भी चीज हो उसके दो घटक होते हैं, कोई भी रेखा हो उसके दो घटक हैं। ये वाली अगर रेखा है तो इसके कितने घटक होंगे, दो घटक होंगे। कौन कौन सा घटक होगा, एक तो ये जो है नीचे की ओर दूरी तय कर रही है, एक ये किधर दूरी तय कर रही है, नीचे की ओर, ऐसे आ रही है तो ये नीचे भी आ रही है, तो नीचे दूरी तय कर रही है तो इसका एक घटक ये हो जाएगा। एक ये धीरे धीरे आगे इस तरफ भी बढ़ती जा रही है, इस दिशा में भी बढ़ती जा रही है, तो इस दिशा में बढ़ती जा रही है तो इसका इधर भी घटक होगा। समझा, इसके दो घटक होंगे। क्यों घटक होंगे, क्योंकि ये ऐसे आ रही है तो ये यहाँ पे ये नीचे भी दूरी तय कर रही है और इस दिशा में भी दूरी तय कर रही है, इस वजह से एक घटक इसका नीचे हो जाएगा, एक घटक इसका ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही हम E1 और E2 के दो घटक निकालेंगे, एक हो जाएगा E1 का दो E1 के घटक हो जाएंगे और दो घटक किसके हो जाएंगे, E2 के। दो E1 के घटक होंगे और दो घटक किसके होंगे, E2 के। देखो इधर यहाँ पे अगर हम E2 को घटकों में वियोजित करें तो E2 को जब भी हम घटकों में वियोजित करेंगे तो E2 ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब ये कुछ इधर भी दूरी तय कर रही है, ये वाली रेखा इस दिशा में दूरी तय कर रही है, और कुछ ये वाली रेखा किधर दूरी तय कर रही है, ऊपर की ओर दूरी तय कर रही है। तो जो ऊपर की ओर दूरी तय कर रही है इस वजह से इसका एक ऊपर घटक हो जाएगा, और इस दिशा में दूरी तय कर रही है तो इसका एक घटक इधर हो जाएगा। कितने घटक हो जाएंगे, इसके दो घटक हो जाएंगे। एक घटक इसका ऊपर की ओर हो जाएगा और एक घटक इसका किधर हो जाएगा, एक घटक जो है इसका नीचे की ओर हो जाएगा। दो घटक हो गए हैं। यहाँ पे E2 का घटक हो गया, ये भी E2 का घटक हो गया ऊपर की ओर, और E2 का एक घटक इस साइड में हो गया, ये E2 का ये एक घटक ये हो गया E2 का, और एक घटक ऊपर साइड में E2 का हो गया। ठीक है, अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो घटक थीटा के पास में हो, यानी जिस भुजा के साथ में थीटा हो या जिस घटक के साथ में थीटा हो उसमें कर दिया जाता है कॉस का गुणा। उसमें किसका गुणा कर दिया जाता है, कॉस थीटा का। और जिसमें थीटा नहीं होता उसमें कर दिया जाता है साइन थीटा का गुणा। समझ में आया, जिसमें साइन थीटा का गुणा किया जाता है वो होता है ऊर्ध्वाधर घटक, और जिसमें कॉस थीटा का गुणा किया जाता है वो होता है क्षैतिज घटक। तो E2 का ये वाला E2 cos थीटा हो जाएगा क्षैतिज घटक, और E2 sin थीटा जो है ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। इसी प्रकार हम E1 को भी घटकों में वियोजित करेंगे। तो E1 को जब हम घटकों में वियोजित करेंगे तो E1 किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। E1 जो है वो किधर आ रहा है, E1 आ रहा है नीचे की ओर। ऐसे तो नीचे की ओर जब आ रहा है तो इसका एक भुजा नीचे की ओर होगी, ऐसे आ रही है। जैसे जैसे ये नीचे आ रही है वैसे वैसे ये इधर बढ़ रही है, तो एक इसका घटक इधर होगा और एक घटक इसका किधर होगा, नीचे की ओर होगा।
तो इसका जो एक घटक नीचे की ओर हो जाएगा ऐसे, इसके ऊपर यहाँ पे इधर हो जाएगा, और इस E2 का एक घटक इधर हो जाएगा ऐसे। इस E2 के दो घटक हो जाएंगे, एक घटक इसका इधर हो जाएगा और एक घटक क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे वो E1 के दो घटक हो जाएंगे, यहाँ पे एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। जो यहाँ पे नीचे की ओर आएगा ये एक घटक हो जाएगा E1, और एक घटक इसका इधर जा रहा है तो एक घटक इसका E1 का इधर हो जाएगा। जहां पे हमने बताया थीटा दिया गया हो उसमें किसका गुणा करते हैं, cos थीटा का। तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और जिस भुजा के साथ थीटा नहीं दिया जाता है उसमें कितना का गुणा किया जाता है, sin थीटा का। तो ये हो जाएगा E1 का ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा E1 का E1 cos थीटा। इसको बोला जाएगा क्षैतिज घटक, और इसको क्या बोला जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक। इसको क्या बोला जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये चीज लिख दी हमने, ये डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इसकी हिंदी लिख देंगे, कुछ जो भी हिंदी हमें थोड़ी बहुत लिखनी है वो हिंदी लिख देंगे, जो हमने बनाया है उसी के बारे में लिख देंगे। तो हमने क्या बनाया, हमने सबसे पहले माना है एक वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले हमने क्या माना है, एक वैद्युत द्विध्रुव माना है। तो यही चीज लिख देंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू हैं, जिसके आवेश माइनस क्यू तथा क्या है, तथा प्लस क्यू हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। किनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 2l है, तथा द्विध्रुव आघूर्ण, तथा द्विध्रुव आघूर्ण, जो भी वैद्युत द्विध्रुव है उसका द्विध्रुव आघूर्ण हमने मान लिया P है, जिसके मध्य बिंदु O से, जिसके मध्य बिंदु, जिसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, स्थिति में स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो माइनस क्यू आवेश के कारण भी उत्पन्न होगी, और किसके कारण उत्पन्न होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण भी उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे, अतः माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, अतः माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सा आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसे हमने बताया था किससे प्रदर्शित करेंगे, उससे प्रदर्शित करेंगे E1 से। और E1 बराबर क्या होता है, एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताई है, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक के बीच की जो दूरी आई है वो आई है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वो दूरी कितनी आई है, वो दूरी आई है Q अपॉन हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इस वाले से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे जो E1 का मान आएगा, E1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कितना आएगा यहाँ पे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1। इसको क्या लिख देंगे, समीकरण 1। ये किसके कारण निकल के आया है, ये निकल के आया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण आया ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम,
प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से आवेश के कारण निकालेंगे? अब हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या मानेंगे हम? E2, और E2 बराबर क्या रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर, और R का जो मान आया प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक के बीच की दूरी, उसका फार्मूला मान निकल के आया था √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका क्या है स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे जो E2 का मान आया है वो E2 बराबर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आया है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 2। इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे? समीकरण 2। ये आया E1 और ये आया E2 के कारण। किसके कारण आया? E1 के कारण, और किसके कारण आया? E2 के कारण। ये दोनों चीजें लिख दी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे E1 का भी मान हमने निकाल लिया है और E2 का भी मान निकाल लिया हमने। अब ये ना तो जुड़ने की स्थिति में है और ना ही ये दोनों घटने की स्थिति में है। जब ये ना जुड़ने की स्थिति में होते हैं ना घटने की स्थिति में होते हैं, इस स्थिति में E1 और E2 को हमने किसमें वियोजित किया था? घटकों में वियोजित किया था। तो यही लिखेंगे वहां पे कि E1 तथा E2 को, E1 तथा E2 को, E2 को घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, वियोजित करने पर, इस E1 और E2 को किसमें वियोजित करने पर? घटकों में वियोजित करने पर। क्यों घटकों में वियोजित किया है? क्योंकि ये ना जुड़ने की स्थिति में है ना ही ये घटने की स्थिति में। इस स्थिति में हमने इनको किसमें वियोजित किया? घटकों में वियोजित किया। तो इसके दो घटक होंगे, एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक इसमें ऐसे लिख देंगे, ऊर्ध्वाधर घटक एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा ऊपर है, E1 sin थीटा नीचे है। E1 और E2 के मान बराबर हैं, E1 और E2 के मान कैसे हैं? बराबर हैं। तो उनके जब मान बराबर हैं, एक ऊपर कार्य कर रहा है एक की दिशा नीचे की ओर, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? निरस्त कर देंगे। यही लिख देंगे यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालेंगे? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस का हो जाएगा यहाँ पे E2 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस का क्या आएगा? E2 cos थीटा। अब sin थीटा इस वजह से हट गए हैं
क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे, ये हट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। चार चीजों की वजह से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र है। एक E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा से कट गया, तो अब किसके कारण बचा है? सिर्फ E1 cos थीटा से, E2 cos थीटा से। अब ये एक ही दिशा में तो जुड़ गए, अगर विपरीत दिशा में होते तो घट जाते। तो यहाँ पे हमें मालूम है समीकरण 1 और 2 से पता है जितना मान समीकरण 1 में E1 का है उतना ही मान समीकरण 2 में किसका? E2 का है। तो E1 जो है वो किसके बराबर है? E2 के बराबर है। तो यहाँ पे E1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? E1 की जगह पे लिख सकते हैं E2। तो यहाँ पे जाएगा E2 cos थीटा प्लस का क्या जाएगा यहाँ पे? E2 cos थीटा। तो E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बराबर क्या जाएगा? E बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2E2 cos थीटा। परिणामी विद्युत क्षेत्र जो बिंदु P पर आएगा वो क्या आ जाएगा? E बराबर आएगा 2E2 cos थीटा। अब यहाँ पे E2 का मान रख देंगे समीकरण 2 से। यहाँ पे E2 का मान रखने पर, E2 का मान रखने पर, यहाँ पे जब हम E2 का मान रखेंगे तो यहाँ पे E बराबर क्या आ रहा है? तब E बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये है E2 का मान। समीकरण 2 में E2 का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हमने E2 का मान रखा है। और E2 का मान रखने के साथ में E2 से पहले क्या लिखा है? E2 से पहले 2 लिखा है, तो ये 2 लिख दिया। और यहाँ पे क्या आया? E बराबर 2E2 cos थीटा, और इंटू क्या लिखा है? cos थीटा। cos थीटा जो आएगा यहाँ पे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। इस वाले समकोण त्रिभुज में हम cos थीटा का मान निकालेंगे। इस वाले समकोण त्रिभुज से हम किसका मान निकालेंगे? cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान L है और कर्ण का मान कितना है? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा इस cos थीटा का मान हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। मान रख देंगे cos थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या फार्मूला होगा? आधार बटे कर्ण। तो ये चीज लिख देंगे, cos थीटा बराबर हो जाए A अपॉन K, और आधार का मान है L और कर्ण का मान कितना दिया है? कर्ण का मान है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये वाला मान यहाँ पे रख देंगे, cos थीटा की जगह पे ये वाला मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तब E बराबर कितना आ जाएगा? E बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आएगा Q, और यहाँ पे Q के साथ में क्या आएगा? Q के साथ में अपॉन में क्या लिखा है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इंटू cos थीटा का मान रख देंगे यहाँ पे L अपॉन क्या बचेगा? L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये मान हमने रख दिया है cos थीटा का। ये मान हमने किसका रख दिया? cos थीटा का। तो हमारे पास जो मान आया है वो मान कितना आया? E बराबर आया है 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इंटू क्या है? L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वाली चीजें जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, ये वाली चीजें जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो इधर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो मान आया हमारा ये वाला चीज यही लिख देंगे इस साइड में। E बराबर कितना आया? E बराबर आया है 1/, यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे, जो यहाँ पे Q है, यहाँ पे कितना है? Q, और इंटू क्या है? 2 पहले से लिखा है, 2 पहले से लिखा है, तो Q इंटू 2L बराबर किसके हो जाएगा? P के। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2L बराबर किसके हो जाएगा? P के। तो Q इंटू 2L बराबर हो गया P के, और अपॉन में क्या है यहाँ पे? अपॉन में यहाँ पे लिखा है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इंटू में क्या लिखा है? इंटू में लिखा है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये लिखा है। ये R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे R स्क्वायर L स्क्वायर का √, है। √, का मतलब क्या है? पावर जो है इसकी 1/2 है। √, का मतलब क्या है? 1/2 है। यानी कि यहाँ पे पावर 1 है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की, और यहाँ पे पावर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की 1/2, और दोनों गुणा में है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। 1 में अगर 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिख देंगे। E बराबर कितना आएगा? E बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E बराबर कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा है P, और अपॉन क्या? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 ये है और 1/2 ये है, तो इसकी पूरी कितनी हो जाएगी? 3/2 ये हो जाएगा। एक चीज हमने अक्षीय स्थिति वाले में बताया था कि यहाँ पे जो R है, इस R का मान किससे अधिक है? L से अधिक है। तब R स्क्वायर का जो मान होगा वो L स्क्वायर से कैसा होगा? L स्क्वायर से
बहुत अधिक होगा। तो जो मान जो है आर स्क्वायर का बहुत अधिक है और एल स्क्वायर का बहुत सूक्ष्म है, नगण्य है, तो इसे जो है नगण्य मान के इसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे इसीलिए लिख देंगे अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानकर किसे नगण्य मानकर, एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देने पर किस चीज को छोड़ देने पर, जो भी एल स्क्वायर है इस एल स्क्वायर को नगण्य मानकर क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। जब इसे छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे ई बराबर कितना बचेगा, ई बराबर बचेगा यहाँ पे 1/4 यहाँ पे बचेगा पी, और अपॉन में क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर को छोड़ दिया गया तो एल स्क्वायर जब छोड़ देंगे तो इसकी पावर कितना बचेगा 3/2, इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो ई बराबर क्या बचेगा, ई बराबर बचेगा 1/4 यहाँ पे बचेगा पी अपॉन आर क्यूब, 1/4 क्या बचेगा पी अपॉन आर क्यूब। ये आया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आया था, 1/4 2p अपॉन आर क्यूब। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, ई बराबर 1/4 पी अपॉन आर क्यूब।